लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स 12th क्लास का कृषि की विशेषताएं, उसकी समस्याएं और नीतियां लेकर आए हैं। बच्चों, इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि संबंधी सुधारों की, यानी कि जो एग्रीकल्चर में सुधार हैं वो किस तरीके के सुधार किए जाएं जिससे कि एग्रीकल्चर का लेवल बढ़ जाए। बच्चों, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो क्वालिटी है और जो क्वालिटी है फार्मिंग की वो बहुत कम है। जो हमारे यहाँ ज़मीन की उत्पादकता वो भी बहुत कम है, क्योंकि फार्मर हमारे यहाँ अनट्रेंड हैं और वो पारंपरिक तरीके से ही खेती करना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि किस खेत में कौन सा बीज बोया जाना चाहिए जिससे कि फसल ज़्यादा हो। उन्हें नहीं पता कि किस में कितना खाद डालना चाहिए और इस फसल के लिए कौन से खाद की आवश्यकता है। अब जब उसे इस बात का पता ही नहीं तो वो जो है अपनी मर्जी से उसमें चीज़ें डालता है और अच्छी किस्म का उत्पादन नहीं लेता। तो इसके लिए तकनीकी सुधार किए गए हैं। पहला तकनीकी सुधार है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, यूज ऑफ HYV सीड, यानी कि अच्छी फसल, अच्छी किस्म के बीज जो अच्छी फसल दें। दूसरा है रासायनिक खादों का प्रयोग। बच्चों, तकनीकी सुधारों में गवर्नमेंट ने लोगों को जगह जगह पर मेले लगाकर, जगह जगह पर कैंप लगाकर और बताया है कि आप लोग जो है रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें। आप खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके यहाँ फसल अच्छी पैदा होगी। तीसरा है फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। बच्चों, हमें पता है जब फसल बड़ी होती है तो उसके साथ दो समस्याएं पैदा होती हैं। एक तो उसके साथ साथ खुद पैदा हो जाने वाले अनवांटेड प्लांट, ऐसे पौधे जो खुद ब खुद उग जाते हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं? उन पौधों को हम कहते हैं खरपतवार, वीड्स। एक तो उनका खात्मा, दूसरा जो है फसल पे कुछ बीमारियां आ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं। उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए तो रासायनों का प्रयोग, फसल को बचाने के लिए उस पर रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है, वो भी लोगों को बताया जाता है। अब वैज्ञानिक खेती प्रबंधन का अभ्यास कराना तकनीकी शिक्षा में आता है, तकनीकी सुधार में आता है। भाई, जैसे ट्रैक्टर से जुताई करना, कंप्यूटर मांझा लगवाना जिससे वो ज़मीन इकसार हो जाए, पानी देंगे तो सभी पौधों को इकसार तरीके से पहुँच जाएगा। उसके अलावा खेती का यंत्रीकरण कर देना, यानी कि जो जो चीज़ें, ट्यूबवेल लगवा देना, मतलब पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके पर इससे करना, वो जो है तकनीकी सुधार है। यांत्रिकीकरण का मतलब है मशीनों का उसमें इस्तेमाल करना। ठीक है। अब बात करेंगे संस्थागत सुधारों की या भूमि सुधारों की। इसमें पहला कारण है मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया जावे। मध्यस्थ हैं बिचौलिया। बिचौलिया कौन होते हैं? जैसा फार्मर ने किसी और से जो है ज़मीन ले ली, ठेके पे ले ली, और जो बीच में ज़मीन का लेने देने वाला है वो भी उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। या किसान द्वारा मंडी से अपने खेत में उगाकर मंडी में जो माल भेजता है, तो किसान के पास तो इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वो अपने सामान को सीधे मंडी में पहुंचा दे। तो वहाँ पर क्या होते हैं? आड़ती या बिचौलिया होते हैं जो स्थानीय लेवल से सामान को खरीदते हैं और ख़रीद के कहाँ पर भेज देते हैं? उस सामान को जो मंडी भेजते हैं। तो जो मार्जिन होता है वो बिचौलिया खा जाते हैं। फिर लगान का नियमन, जो टैक्स है, कृषि पर टैक्स कम कर दिया गया, बल्कि कम क्या, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तीसरा है चकबंदी। बच्चों, चकबंदी क्या है? मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में, जहाँ छोटे छोटे टूटे खेत हैं, एक खेत यहाँ पर, एक खेत वहाँ पर, एक खेत वहाँ पर। मतलब सपोज़ करो मेरे पास 50 बीघे ज़मीन है या 100 बीघे ज़मीन है, वो 10 टुकड़ों में, 10 जगह, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है, दूर दूर है। अब ऐसे में क्या होगा? मैं टेक्निकली तौर पे उसे स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। मतलब मैं उसमें उसकी सब जगह ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। अगर मेरे पास एक ही जगह वो सारे खेत होंगे या 2 जगहों पर होंगे तो उस पर क्या कर सकते हैं? ट्यूबवेल लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बच्चों कहते हैं चकबंदी, यानी बिखरे हुए खेतों को एक जगह कर देना। किसी एक किसान के जो फार्म है वो अलग अलग है, उन्हें एक जगह कर देना क्या कहलाता? चकबंदी। भूमि की उच्च सीमा ये निर्धारित कर दी जाए, बल्कि कर दी भी गई है कि एक फार्मर कितनी ज़मीन रख सकता है। मैक्सिमम इतनी ज़मीन, इस ज़मीन से ज़्यादा वो ज़मीन नहीं रखेगा। मतलब 70 बीघे, 72 बीघे या 100 बीघे एक फार्मर के पास मैक्सिमम जो है खेती करने वाली, बाग तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन खेती करने वाली ज़मीन मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। फिर है सहकारी खेती। सहकारी खेती से अभिप्राय यह है कि सरकार भी खेती में हाथ आजमाए और ऐसी जगहों पर जहाँ पर
खेती की संभावना, वहाँ पर आइडियल खेती करे और फार्मरों को लाकर दिखाए कि भाई खेती ऐसे की जाती है वैज्ञानिक ढंग से। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है, उसके जो कैंपस में आलू का जो सीड अनुसंधान केंद्र भी है, वहाँ पर आलू उगाए जाते हैं। तो उन आलूओं को जो है पोटैटो अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ पर फार्मरों को दिखाया जाता है कि किस किस तरीके से जो है आलू उगते हैं। फार्मर वहाँ पर सीखते हैं और आगे जाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे सामान्य सुधारों की। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार। बच्चों, हमें पता है कि हमारे देश में ना हर साल इतनी सारी बाढ़ आती हैं, इतनी सारी बाढ़ आती हैं, उनसे पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। अब जब ये तहस नहस हो जाता है तो ये पानी क्या होता है, सूख के हवा में उड़ जाता है या बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा जमुना ले जा के बहा देती हैं। अगर हम इस पानी को सही तरीके से सुचारू रूप से उपलब्ध करा दें सभी फार्मरों को, तो खेती का लेवल बढ़ जाएगा। समझे बच्चों? तो ये जो सिंचाई, ट्यूबवेल लगा दें। अब अगर हमने इस पानी को स्टॉक कर लिया तो ग्राउंड का जो वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा। बाद में हम ट्यूबवेलों में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य सुधारों में साख का प्रावधान। 1982 में भारत सरकार ने एक बैंक बनाया था जो किसानों के लिए ही बैंक था। वो था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसका नाम था नाबार्ड। इसका उद्देश्य यही है कि गांव में स्थानीय लेवल पर प्राथमिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को वित्त मुहैया कराया जाए। वित्त मतलब पैसा मुहैया कराया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। फिर अगला, कृषि संबंधी सुधारों में हरित क्रांति की उपलब्धियां। हरित क्रांति। बच्चों, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति भारत में 2 अवस्थाओं से होकर गुजरी। 1967-68 में भारत सरकार ने एक योजना चलाई, जिसके तहत उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि जल्द से जल्द हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। खाद्यान्न मतलब दाल, चावल, गेहूँ, बल्कि चावल, गेहूँ, इनके क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना है। और इस आत्मनिर्भरता के लिए अच्छे किस्म के बीज दिए गए और बहुत सारे कार्य किए गए। इस प्रक्रिया को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित का मतलब है हरे और क्रांति का मतलब है फसलों का उत्पादन या किसी चीज़ का उत्पादन बड़े पैमाने पर होना। तो फसलों का बड़े पैमाने पर होना हरित क्रांति कहलाता है, यानी कि भारी वृद्धि होना। प्रथम अवस्था जो थी इसकी वो 60 से 70 के दशक में थी और इसमें जो चावल और गेहूं पर ज़्यादा जोर दिया गया था। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को इसका फ़ायदा हुआ था। दूसरी जो हरित क्रांति थी वो 70 और 80 के दशक में हुई थी और इसका प्रभाव भी भारत के ज़्यादातर काफ़ी क्षेत्रों में पड़ा, लेकिन सब क्षेत्रों में इसका फ़ायदा नहीं हुआ। हम एक ही राज्य को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रोहेलखंड और पूर्वांचल 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो जो हरित क्रांति का जो फ़ायदा था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ, हरियाणा को हुआ, पंजाब को हुआ, लेकिन सब स्टेटों को इसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखो, इस हरित क्रांति से क्या फ़ायदे हुए? पहला, फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई। जो फसल है उसकी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई। दूसरा, कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। लोगों ने बाग काट के भी खेती करनी शुरू कर दी। जो बंजर ज़मीनें थी उन्हें भी खुदाई करके ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके उनमें भी खेती करने शुरू कर दी। तीसरा है, निर्वाह खेती के अलावा लोगों ने व्यावसायिक खेती करनी शुरू कर दी, व्यापारिक खेती। निर्वाह खेती हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ऐसी खेती जिसमें फार्मर अपनी जीविका चलाने के लिए ही खेती करता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाह खेती कहते हैं। तो उसकी जगह उन्होंने कैसी खेती करनी शुरू कर दी? व्यापारिक खेती करनी शुरू कर दी। किसानों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। आज किसान जो है खेत में ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा फसल लेना पसंद करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, अच्छी तरीके से खेत की जुताई करते हैं, अच्छी किस्म की बीज प्रयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर पांचवा है, खाद्यान्न के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर बना है। ये 5 खूबियाँ, पहली उत्पादकता में वृद्धि हुई है, दूसरी निर्वाह खेती की जगह व्यापारिक खेती हुई है, तीसरा किसानों का दृष्टिकोण भी चेंज हुआ, चौथा वो जो है कृषि का जो क्षेत्रफल है वो उसका आकार बढ़ा है और खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। बच्चों, इन सब के होने के बावजूद, इतनी हरित क्रांति होने के बाद उत्पादन भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं रहेगी। हमें पता है कि ये सुधार होने के बावजूद भी भारत की जो गेहूं की उत्पादकता है वो 1 हेक्टेयर में 2.8 टन है। बस 1 हेक्टेयर में कितनी? 2.8। और उसके मुकाबले जो फ्रांस है उसमें 6.5 टन है और इंग्लैंड में तो 60 टन है। और अगर हम चावल को देखें तो अपने पड़ोसी देश जो है चीन के मुकाबले भी हम आधे से कम हैं। चीन में प्रति हेक्टेयर भारत में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता है, धान की उत्पादकता वो 3.2 टन है,
जबकि चीन में कितनी है? 6.7 टन। अब इसके जो इसके दायरे हैं, सीमाएं, पहली बात तो सीमित फसलें, इसका जो फ़ायदा हुआ चावल में, गेहूं में, अनाजों में ही इसका फ़ायदा हुआ। और जो व्यापारिक फसलें उनमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे जूट है, कपास है, चाय है, इसमें कुछ तो लिमिटेड फसलें हैं जिनमें ही हरित क्रांतियों का फ़ायदा हुआ है। असमान फसलें, देखिएगा असमान रहा, हमें पता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ इलाकों को छोड़कर वहीं पर इसका फ़ायदा हुआ, पूरे देश में इसका फ़ायदा नहीं हुआ। सीमित कृषक, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, केवल लिमिटेड फार्मरों को ही इसका फ़ायदा हुआ है। जो मालदार किसान थे वो और मालदार हो गए, जो गरीब किसान थे वो और गरीब हो गए। तो बच्चों समझे कि मतलब इसका फ़ायदा किसको हुआ? केवल मालदार किसानों को ही इसका फ़ायदा हुआ। जो गरीब किसान थे उन्हें कम फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके पास जो है लगाने को ही नहीं था। इससे आर्थिक विषमताएँ पैदा हुई। आर्थिक विषमताएँ कैसे हुई? हरित क्रांति से जो किसान मालदार थे उन्होंने अच्छे रसायन लगाए, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अच्छी किस्म के बीज लगाए, उनकी आमदनी बढ़ी। और जो बेचारे गरीब किसान थे उनके पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी है, बीज महंगा है, ट्रैक्टर महंगा है, उसके कारण उन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रही। ठीक है, इससे आर्थिक विषमताएं भी बढ़ी। अब एक सवाल है बच्चों, क्या भारत को एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है? बिल्कुल। अब के जो बच्चों भारत को हरित क्रांति की आवश्यकता है, उस हरित क्रांति में मैं जो सुझाव देता हूँ और जो विशेषज्ञ सुझाव देते हैं वो सुझाव यही है कि जगह जगह पर किसान का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए। अगर कोई फार्मर फार्मिंग करना चाहता, गन्ने का किसान है, अगर वो फार्मिंग करेगा, पहले क्लियर कर दिया जाए कि भाई अगर आप गन्ने की खेती करोगे तो आपको 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या 20 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सख्ती के साथ इस काम को किया जाना चाहिए और आपको बीज उन्नत किस्म के देने पड़ेंगे। साथ ही जो उन्नत किस्म के बीज बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छी किस्म के बीज बनाने वाली कंपनियों को अगर फार्मर भी बीज के पैसे उचित नहीं दे पा रही तो सरकार अच्छी सब्सिडी देकर ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जो बीज बनाने वाली कंपनी है या रसायन बनाने वाली कंपनी है ज़्यादा से ज़्यादा रसायन उत्पादित करें और सरकार किसानों को सब्सिडी देकर वो रसायन और बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएं। बच्चों, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।